तो बच्चों, आज हम लोग अपने सिलेबस का सेकंड टॉपिक हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी शुरू करते हैं। हिस्ट्री इथोलॉजी की बहुत पुरानी है, जो कि प्री हिस्टोरिक मैन तक जाती है, जबकि ह्यूमन बींग्स हंटर्स हुआ करते थे और हंटर्स होने के लिए अपने शिकार की नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये हम देख सकते हैं बहुत पुरानी जो खुदाई में ऐसे आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में जो केव्स मिली हैं, उनके अंदर पेंटिंग्स दिखाई देती हैं, हमको देखने में आती हैं और उनमें पता चलता है कि जो प्री हिस्टोरिक मैन थे वो हंटिंग में इन्वॉल्व थे और अपने क्वेरी या अपने शिकार के बारे में जानकारी रखते थे, उनके बिहेवियर के बारे में जानकारी रखते थे। तो एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, जिन्हें हम एरिस्टोटल कहते हैं। इनका जो समय है, काल जो है, वो है 372 BC। इन्होंने एनिमल बिहेवियर पर बहुत सारा काम किया और एक ये इम्पॉर्टेंट बुक जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम, ये किताब लिखी इन्होंने, जिसमें इन्होंने कई सारे एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में अपनी ऑब्जर्वेशंस जॉट डाउन करी, अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखी। इन्होंने ये भी बताया कि एनिमल्स जो होते हैं उनमें अपनी फैमिलीज़ के लिए इंसाइट, लव और इस प्रकार की अन्य कई फीलिंग्स पाई जाती हैं। एरिस्टोटल के बाद आए विलियम हार्वे, जिन्होंने 17th सेंचुरी में कई सारी बर्ड्स के बिहेवियर की बर्ड्स का बिहेवियर, जैसे कि ब्रीडिंग है, नेस्टिंग है या इंक्यूबेटिंग, जो अंडे सेती हैं बर्ड्स, उसको हम इंक्यूबेटिंग कहते हैं, तो इंक्यूबेटिंग बिहेवियर्स की स्टडी करी इन्होंने। नेक्स्ट आए चार्ल्स डार्विन। ये 1809 से 1882 के बीच का काल था इनका, और इन्होंने एनिमल बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी करी। चार्ल्स डार्विन की किताब का नाम आप सभी को अच्छे से पता होगा। इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट किताब लिखी जिसका नाम था द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी चार्ल्स डार्विन ने, जिससे कि एनिमल बिहेवियर को इवोल्यूशनरी टर्म्स में समझा जा सके। इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट बुक थी, उसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन, and this book was written in 1859, written and published in 1859। और यह बुक क्या कहती थी कि phylogeny of behavioral development would be subjected to the same laws as that of morphological changes। यानी शारीरिक चेंजेस अगर किसी एनिमल में आते हैं, उसी प्रकार से किसी एनिमल की फाइलोजेनी में बिहेवियरल चेंजेस भी उसी प्रकार से ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। चार्ल्स डार्विन के बाद कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट इथोलॉजिस्ट ने स्टडी करी, वो आए सीक्वेंस में, जिनमें से जॉन रोमैनिस थे, जिन्होंने इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। उसके बाद आए चार्ल्स ओ विटमैन, जो कि ज़ूलॉजिस्ट थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में, और इन्होंने पिजन्स और डव्स के बिहेवियर की स्टडी करी। इनकी किताब का नाम था एनिमल बिहेवियर। किताब का नाम मैं आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आप इसको याद रखें, और अगर आपके कोई 1 लाइन या 1 वर्ड आंसर आता है, उसमें ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आए ऑस्कर हिनरोथ, जो कि एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, और इन्होंने वाटर फाउल्स नाम की बर्ड्स की स्टडी करी, उनके बिहेवियर की स्टडी करी, और इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था इथोलॉजी ऑफ एनाटिडी। अब ऑस्कर हिनरोथ जो थे, उनके एक बहुत ही आज्ञाकारी और बहुत ही डिवोटेड शिष्य थे जिनका नाम था कॉनरेड लॉरेंस। कॉनरेड लॉरेंस एक साइकोलॉजिस्ट थे, एनिमल साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने भी अपने बहुत इम्पॉर्टेंट इथोलॉजी का या बिहेवियरल वर्क इन्होंने बहुत ज़्यादा किया बिहेवियर पे, और इन्होंने कार्ल वॉन फ्रिश और निकोटिन बर्जन के साथ में
1972 से 73 के बीच में एनिमल बिहेवियर पर एक बहुत ही अच्छा काम किया, जिसकी वजह से इन सबको नोबेल प्राइज़ कंबाइंड अवार्ड किया गया। कॉनरेड लॉरेंस 1903 से 1989 के कार्यकाल इनका माना जाता है, और कॉनरेड लॉरेंस को फाउंडर फादर ऑफ इथोलॉजी कहा जाता है। याद रखिए, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है 1 लाइन आंसर्स में कि हु इज़ द फाउंडर फादर ऑफ इथोलॉजी और हु इज़ द फादर ऑफ इथोलॉजी। तो ये कॉनरेड लॉरेंस हैं, जो कि एनिमल साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में एक लेक्चरर थे। इन्होंने एक पर्टिकुलर बर्ड, जिसे हम ग्रे लैग गीज़ कहते हैं, उस पर बहुत ही ज़्यादा स्टडी करी, और उन ग्रे लैग गीज़ पर स्टडी करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी इन्होंने डिवाइस करी, जिसका नाम रखा इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग को हम चाइल्डहुड लर्निंग भी कहते हैं। और चाइल्डहुड लर्निंग क्या चीज़ है? वो लर्निंग जो कि किसी भी एनिमल की अर्ली स्टेजेस में, जिसे हम क्रिटिकल पीरियड कहते हैं, उसमें जब एनिमल सीख लेता है तो उसे वो लर्निंग लाइफ लॉन्ग उसके दिमाग में रह जाती है। इसीलिए हम उसको इम्प्रिंटिंग कहते हैं, जैसे दिमाग पे किसी चीज़ का छप जाना, जिसे हम बोलेंगे। ओके, तो कॉनरेड लॉरेंस ने 3 बहुत ही अच्छी बुक्स लिखी, जिनमें से एक का नाम था किंग सोलोमन्स रिंग, एक का नाम था मैन मीट्स डॉग, और एक थी ऑन एग्रेशन। उसके बाद आए कार्ल वॉन फ्रिश। कार्ल वॉन फ्रिश ने 1886 से 1982 के बीच में इनका काल माना जाता है। ये वियना में पैदा हुए, लेकिन इन्होंने पूरा जीवन अपना जर्मनी में बिताया था, और इनका मुख्य जो इंटरेस्ट था वो मधुमक्खियों में था, बीज में। इन्होंने बहुत सारे बहुत ही टीडियस एक्सपेरिमेंट्स बीज पर परफॉर्म किए, अलग अलग कलर्स के कार्ड्स लेकर, और फिर इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि मधुमक्खियाँ जो हैं वो कलर्स को देख सकती हैं, पहचान सकती हैं। अगर किसी दिन भारी बारिश भी हो रही हो तो भी मधुमक्खियाँ जो हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज़ को पहचान कर या देख कर, अल्ट्रावायलेट रेज़ को परसीव करके सन की लोकेशन डिटेक्ट कर सकती हैं। इसका मतलब कि बीज जो हैं उनके पास एक बहुत ही शानदार और बहुत ही एक्सटेंसिव कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, और इस कम्युनिकेशन सिस्टम में 2 प्रकार के डांस इन्होंने डिटेक्ट किए, इन्होंने पता लगाए, जिनको हम वैगल डांस या सर्कल डांस कहते हैं, जिसके थ्रू बीज अपने कॉन्स्पेसिफिक्स या अपनी ही स्पीशीज़ की दूसरे इंसेक्ट से कम्युनिकेट कर सकती हैं। उनको ये बता सकती हैं कि सन से हाइव की कितनी दूरी है, क्या पोजीशन है हाइव की सन से, या फ्लावर्स जो हैं वो हाइव से कितनी दूर हैं, या किस प्रकार के फ्लावर्स कितनी दूरी पर हैं, यह भी ये अपने कॉन्स्पेसिफिक्स को कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो इसके साथ ही इन्होंने जब सोलर इक्लिप्स था, सूर्य ग्रहण था, टोटल सोलर इक्लिप्स था, उस समय भी बीज के बिहेवियर की स्टडी की। इसके अलावा इन्होंने फिशेस के रंग पहचानने की क्षमता और उनके श्रवण क्षमता जो है, सुनने की क्षमता है, उस पर भी कार्ल वॉन फ्रिश ने बहुत ही अच्छा काम किया था। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज़ शेयर जो कर रहे थे इनके साथ में, उनका नाम है निको टिनबर्जन, जिनका जन्म हुआ 1907 में। ये हॉलैंड में जन्मे और इंग्लैंड में रहे, जूलॉजिस्ट थे बाय प्रोफेशन, और इन्होंने बहुत सारी बटरफ्लाइज, डिगर वैस्प और 3 स्पाइंड स्टिकलबैक फिश, जो आपके कोर्स में आगे आप पढ़ेंगे इनका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, तो 3 स्पाइंड स्टिकलबैक फिश और गल्स जो थे उनको उनकी नेचुरल हैबिटेट या सराउंडिंग्स में इन्होंने उनको स्टडी किया। और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट इथोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसे हम साइंस स्टिमुलस कहते हैं, वो इन्होंने बताया। अब इन्होंने ये कहा कि किसी भी जंतु में किसी भी प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करवाने के लिए एक साइंस स्टिमुलस की आवश्यकता होती है, जिसके बिना वो एनिमल किसी भी प्रकार का बिहेवियर परफॉर्म नहीं कर सकता। लाइट डार्क कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप और कलर्स के अलावा इन्होंने ये भी बताया कि किसी भी साइंस स्टिमुलस का साइज़ और उसकी पोजीशन जो है वो किसी भी जंतु में से कोई भी व्यवहार निकलवाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। निको टिनबर्जन ने कई
किताबें लिखी जिनमें से जिनके नाम इस प्रकार हैं: एनिमल बिहेवियर, द स्टडी ऑफ इंस्टिंक्ट्स, द एनिमल इन इट्स वर्ल्ड एंड सोशल बिहेवियर इन एनिमल्स। अब यहाँ हम निकोटिनबर्जन की जो स्टडी थी उसको अब हम यहाँ पे डिपिक्ट कर सकते हैं। देखिए आप, यहाँ पे दो फिशेस बनी हुई हैं, स्टिकलबैक फिश बनी हुई है। एक में मेल स्टिकलबैक फिश बनी है, एक में फीमेल स्टिकलबैक फिश बनी है। तो मेल स्टिकलबैक फिश का एक्चुअल कलर एंड शेप आप देख सकते हैं कि इसकी जो बैक होती है वो ब्लूइश वाइट होती है, जबकि इसकी बेली रेड होती है। फीमेल स्टिकलबैक फिश होती है वो ग्रेइश ग्रीन कलर होती है, और इसकी बेली जो होती है वो थोड़ी फूली होती है, पेट फूला हुआ होता है और सिल्वरी कलर का होता है। अब अगर एक मॉडल तैयार किया जाए जिसमें फिश किसी शेप का है, ये मॉडल दिखाया हुआ है इसमें, और इसमें उसकी जो अंडर साइड है, बेली है, वो रेड कलर की कर दी गई, और दूसरा जो फीमेल फिश की जो मॉडल लिया गया उसमें बेली जो थी वो सिल्वर कलर की कर दी गई, लेकिन सोलन कर दी गई, फुला दी गई, फूली हुई ले ली। अब इन्होंने देखा कि एक्चुअल मेल्स जो हैं वो इन मॉडल्स पर किस प्रकार का रिएक्शन या व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो इन्होंने देखा कि जैसे ही एक मेल एक मॉडल को देखता है जिसमें रेड बॉटम था या रेड बेली थी जिसकी, तो वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, यानी वो उसको एक मेल समझता है मॉडल को और उसको अटैक करने की कोशिश करता है। जबकि जैसे ही वो एक स्वॉलन बेली वाले मॉडल को देखता है, ग्रेइश कलर के जिसकी बेली है उसको देखता है, तो वो उससे कोर्ट करने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फिशेस हैं, जो स्टिकलबैक फिश जो है वो कलर ऑफ बेली उसके लिए साइन स्टिमुलस का कार्य करता है। तो हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी में कुछ अन्य वर्कर्स भी हैं, जैसे कि इनके अलग अलग ईयर्स मैंने लिखे हुए हैं सामने, आप याद कर सकते हैं। जैसे हैस थे, थॉर्प हैं, रैमसे, बीच, स्कॉट, ग्रिफिन, विल्सन, आइजनबर्ग, स्किनर, ये कई अन्य इम्पॉर्टेंट वर्कर्स में से आते हैं जिन्होंने इथोलॉजी पर काम किया। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। गुड लक टू यू एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।